पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है, इन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खास सेगमेंट आवाज़ उत्तर प्रदेश का खास बात। इस बार हमारे साथ में लखनऊ के नए कमिश्नर DK ठाकुर साहब मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज से ठीक एक साल पहले 15 जनवरी को यहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में सुजीत पांडे को यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनात किया गया था, जिसके बाद में दूसरी तैनाती DK ठाकुर साहब को मिली है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश पर। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं सर, आपके कार्यकाल 1994 बैच के IPS अधिकारी और तेज तर्रार IPS अधिकारियों में आपकी गिनती होती है। ADG ATS भी थे। पुलिस कमिश्नर लखनऊ बनने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर लखनऊ बना के माननीय मुख्यमंत्री ने और उत्तर प्रदेश शासन ने जो मुझ पर भरोसा जताया है और जो उत्तरदायित्व मुझ पर सौंपा है, उसका वहन करना, उस दायित्व का वहन करना मेरे लिए एक चुनौती है और मेरे लिए अवसर है। और मैं समझता हूँ कि इस अवसर को चुनौती के रूप में स्वीकार कर आम जनता की सेवा करके, आम जनता को बेहतर पुलिसिंग दे करके मैं माननीय मुख्यमंत्री के विश्वास पर खरा उतरना चाहूँगा। सर, अगर आप बात करें 2010 से 2012 का जो कार्यकाल था, वो आप लखनऊ में SSP DIG के पद पे रहे हैं और यहाँ को पूरा आपने समझा, 1.5 साल लगभग आपका समय था। कितना परिवर्तन देखते हैं लखनऊ में और कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद में जो क्राइम ग्राफ है वो कितना कम होता हुआ पाया आपने? जब आपने कमान संभाली तो आपको क्या लगा कि कितना आपको वर्क करने की आवश्यकता है? देखिए, आपने 2-3 सवाल पूछ लिए हैं जी, मैं उसका अलग अलग जवाब देना चाहूँगा। 2010 से 2012 में करीब 17 महीने DIG SSP पद पर यहाँ था और मेरी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम कंट्रोल करना। ऑलमोस्ट वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे पास आई है कमिश्नर के रूप में। अब मेरे पास बेहतर ये स्थिति है कि मेरे पास ज़्यादा अधिकारी हैं। मेरे पास 2 IG रैंक अफसर हैं, 10 SP रैंक अफसर हैं, इसी तरह एडिशनल SP रैंक के और ACP रैंक अफसर हैं। अब मैं इस बेहतर स्थिति में हूँ कि मैं यहाँ के क्राइम को देख करके, लॉ एंड ऑर्डर को देख करके एक पॉलिसी डिसीजन ले सकूँ और उनको अपने ऑफिसर्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट करा सकूँ। जब मैं DIG SSP अकेले था तो मेरे पास ये दोहरी जिम्मेदारी होती थी। मैं खुद ही पॉलिसी भी, डिसीजन भी लेता था और इम्प्लीमेंट भी करता था, तो कहीं कहीं चूक होने की संभावना रहती थी। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, मान लीजिए कहीं भीड़ के द्वारा पथराव हो रहा है, कहीं छोटा मोटा सिया सुन्नी दंगे की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो मेरी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं मौके पर पॉलिसी डिसीजन भी लूँ, मैं मौके पर इम्प्लीमेंट करूँ, तो चूक होने की संभावना रहती थी। अब मेरे पास, मैं बेहतर स्थिति में हूँ कि मेरे अधिकारी मौके पर हैं, मैं अधिकारी से फीडबैक ले सकता हूँ, मैं अपने खुफिया विभाग से फीडबैक ले सकता हूँ, मैं अपने सीनियर अफसर से जो हमारे DGP हैं, ACS मैं उनसे भी समन्वय कर सकता हूँ और मैं अपने अधिकारियों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकता हूँ। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि पिछले महीने जो 2-3 आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, कथित भारत बंद हुआ, इसमें लखनऊ पुलिस ने बहुत बेहतर भूमिका निभाई, जिसकी आम जनता ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने काफ़ी तारीफ़ की। तो ये कमिश्नरेट सिस्टम का एक अंतर आया है जो 2010-2012 में नहीं था। साथ ही साथ एक अंतर ये आया है कमिश्नर सिस्टम में, जो मजिस्ट्रियल पावर्स हैं वो हमारे पास हैं। मजिस्ट्रियल पावर्स में जब आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, भीड़ को मेंटेन करते हैं, पॉलिटिकल रैलीज को देखते हैं, तो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप और आपके अधिकारी मौके पर खड़े होकर निर्णय लें, उसको इम्प्लीमेंट करें। अब तक क्या होता था, मौके पर पुलिस के अधिकारी भी रहते थे और मजिस्ट्रेट भी रहते थे। मजिस्ट्रेट निर्णय लेते थे क्या होना है, नहीं होना है, और पुलिस अफसर उसको इम्प्लीमेंट करते थे। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पुलिस के अधिकारी कहते थे कि मजिस्ट्रेट ने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, इसलिए स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। मजिस्ट्रेट से ही कहते थे कि पुलिस अफसर्स ने हमारे गाइडलाइंस का, ऑर्डर्स का कंप्लायंस नहीं किया, इसलिए स्थिति खराब हो गई। अब कोई किसी पर दोष डाल नहीं सकता, ब्लेम नहीं डाल सकता। अब खुद आपको निर्णय लेना है। आपने सही निर्णय लिया तो उसका क्रेडिट आपको जाएगा, सही फल हुआ। आपने गलत निर्णय लिया, कुछ गलत हो गई, तो आप उसके जिम्मेवार होंगे। ये कमिश्नर सिस्टम की ये दूसरी सफलता है। तीसरी, जो कमिश्नर सिस्टम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय शासन ने हमें दिया है, हमें बेहतर रिसोर्सेज दिए हैं, फंड्स दिए हैं, हमें ज़्यादा अधिकारी दिए हैं, हमें ज़्यादा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल SI दिए हैं। तो ये काफ़ी अंतर है जो 2010-12 से और अभी 2020 में देख रहा हूँ। चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ी हैं। वो चुनौतियाँ जो बढ़ी हैं, मैं देख रहा हूँ अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। अब आप देखेंगे 2010-12 के मुकाबले आज के डेट में पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एजिटेशन ट्वीट्स पर ज़्यादा होने लगे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा होने लगे हैं। अभी हाल में ही माननीय मनीष सिसोदिया जी आए थे, लखनऊ आए थे, उनका अपना राजनीतिक कार्यक्रम था और 2 मिनट के अंदर ऐसे ट्वीट चला कि लगा पुलिस ने क्या पता नहीं क्या कर दिया। वो एयरपोर्ट से निकले और पुलिस ने, कुछ लोगों ने केवल भीड़ का अंदाज़ा लगाने के लिए वहाँ
कैमरे से कुछ फ़ोटो लिए, उनके तरफ से, उनके लोगों की तरफ से तत्काल ये ट्वीट आ गया कि पुलिस ने हमारी गाड़ियों का चालान कर दिया। अब ये अचानक मैसेज चलने लगा कि पुलिस उनके खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तुरंत हमें खुद ट्वीट पर आके बताना पड़ा कि नहीं, पुलिस ने किसी भी गाड़ी का चालान नहीं किया है। तो ये स्थिति बदल गई है। आज के डेट में सोशल मीडिया और ट्वीट के माध्यम से पॉलिटिकल एक्टिविटी होने लगी है, उसमें पुलिस की स्थिति काफ़ी जटिल हो गई है। मौके की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेना पड़ता है, उसका कंप्लायंस करना पड़ता है। ये स्थिति आम लॉ एंड ऑर्डर की, आम क्राइम की हो गई है। एक बंदे के साथ, एक लड़की के साथ, किसी के साथ छोटी सी घटना होती है तो तत्काल ट्वीट आता है। यदि आपने उसका संज्ञान नहीं लिया, पुलिस को मौके पर नहीं भेजा, कार्रवाई नहीं की, मुकदमा कायम नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं की, तो 5 से 10 मिनट के अंदर ट्वीट्स की बाढ़ आ जाती है। सोशल मीडिया पर लगता है पता नहीं क्या क्या बवाल हो गया। यानी मानते हैं आप कि 2010 और 12 से आज की तत्कालीन परिस्थितियां जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन इस चैलेंज में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे इस चैलेंज ने हमारे अवसर भी दिया है। इस चैलेंज को, इस चुनौती को हम अपने पक्ष में क्यों नहीं कर सकते। पिछले 40 दिनों में करीब मैंने यही कोशिश की कि यदि सोशल मीडिया पर कुछ आ रहा है तो तत्काल कॉग्निजेंस लेकर के हमारे अधिकारी तत्काल मौके पहुँचें, तत्काल मुकदमा कायम करें, तत्काल कार्रवाई करें। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा और आम जनता के सहयोग, मीडिया के सहयोग से कहना चाहूँगा, सबने सहयोग दिया, सबने विश्वास दिया। जितनी भी बातें हम लोग संज्ञान में आई उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की। सर, अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में 1000 कैमरास लगने जा रहे हैं और 200 जगह चिन्हित की गई। क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका बहुत फायदा होगा। पहले समझना पड़ेगा कि आप क्यों लगाए जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा और आपके माध्यम से आम जनता को समझना पड़ेगा। ये खासकर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत विमेन सिक्योरिटी के लिए लगाए जा रहे हैं, महिलाओं सुरक्षा के लिए। महिलाओं सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री की शासन की प्राथमिकताओं में से है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा, इस शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति का प्रारंभ किया। मिशन शक्ति के तहत तमाम योजनाएं चल रही महिलाओं सुरक्षा के लिए। आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। उसका उद्देश्य यही है कि महिलाएं यदि किसी समस्या से पीड़ित हों, किसी अपराध से पीड़ित हों, यदि थाने पर जाएं तो उनकी बातें हमारे महिला पुलिसकर्मी सुने, जिससे कि वे अपनी बातें बेहिचक बता सकें। पहली बात ये है। दूसरी बात ये हुई कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में केवल 10 शहरों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में टेकअप किया गया है। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वो है लखनऊ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत आप देखेंगे शहर में जगह जगह पिंक बूथ बन रहे हैं। करीब 30+ पिंक बूथ ऑलरेडी बन चुके हैं, हमें हैंडओवर हो चुके हैं। हमने उन सारे पिंक बूथ्स में महिला पुलिस कांस्टेबल्स की तैनाती की है, जो कि सवेरे से शाम तक वहाँ मौजूद रहती है और उनका यही दायित्व है और उनको कोई काम नहीं सौंपा गया है। कोई उनका दायित्व यही है कि जहाँ रहें उस क्षेत्र में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षा का एहसास दिलाएं, सुरक्षा का वातावरण बनाएं। इसी क्रम में आप देखे होंगे पिंक पेट्रोल है, हमारी पिंक स्कूटी है, उस पर महिला पुलिसकर्मी घूमती रहती हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो सेफ सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसका ये कंपोनेंट है कि शहर के 200 स्थानों पर 1000 कैमरे लगाए जाएंगे, यानी हर एक स्थान पर 5-5 कैमरे लगाए जाएंगे। इस कैमरे लगाए जाने के पीछे की मंशा ये है कि यदि कहीं कैमरा लगा हुआ है, वहाँ किसी महिला के साथ, लड़की के साथ कोई भी अपराध हो रहा है, कोई भी छेड़खानी हो रही है, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कैमरा उसको तुरंत कैप्चर कर ले, और कैप्चर करे तो वो हमारा डबल पर्पस सर्व करेगा। एक तो उस कैप्चर में हमें एविडेंस मिलेगा, जो प्रॉपर एविडेंस है। बहुत बार होता है कि हमने सर ऐसा किया ही नहीं, ये ऐसा हुआ ही नहीं, तो वो एविडेंस हम प्रोजेक्ट कर सकेंगे। दूसरा, उसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए किसी लड़की के साथ कोई घटना हो रही है तो बदहवास हो जाती है, त्रस्त हो जाती है, एक्सप्रेशन तो कवर कर लेगा हमारा कैमरा, उससे हमें अलर्ट मिल जाएगा। पर्पस ये है कि मान लीजिए लड़की के साथ घटना हुई, घटना होने पर जब तक सेंस में आती है तब हमें पुलिस को कॉल कर पाती है। उसमें कभी कभी विलम्ब हो जाता है और पुलिस के पहुंचने में विलम्ब हो जाता है। यदि कैमरे ने उसके एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर लिया और हमें अलर्ट कर दिया तो हमारी पुलिस बिना उस महिला के कॉल किए ही वहाँ पहुँच जाएगी। ये पर्पस है। पर्पस है कि देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फ़ायदा पुलिस को क्यों ना मिले, आम जनता को क्यों ना मिले, सबसे ज़्यादा महिलाओं, लड़कियों को क्यों ना मिले। ये इसके पीछे उद्देश्य है। एक बात और सर निकल के सामने आ रही है कि जहां अगर बात की जाए महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पे अभी कुछ घटनाएं हैं जिनका अनावरण नहीं हो पाया। इस पे क्या काम कर रही है? मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि इस 40 दिनों में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है महिला सुरक्षा संबंधित का अनावरण ना हुआ हो। पिछले भी कुछ ऐसे प्रकरण जो मेरे संज्ञान में आ रहे हैं, मैं उनका खुद संज्ञान ले रहा हूँ, खुद उसका अनावरण करवा रहा हूँ, खुद उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी करवा रहा हूँ। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लखनऊ की जनता को यही बताना चाहूँगा, लखनऊ की महिलाओं, लड़कियों को बताना चाहूँगा, यदि आपके साथ कोई घटना हुई है
उसका अनावरण नहीं हुआ है या उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तत्काल मेरे संज्ञान में लाएं, तत्काल मुझसे मिलें, फ़ोन के माध्यम से मुझे बताएं, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बताएं, उसमें 100% और प्रभावी कार्रवाई होगी। ये थे डीके ठाकुर साहब। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से इनसे बात करेंगे। बेबाकी से जवाब दे रहे हैं और लगातार उन सभी चीज़ों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे सवाल हैं, जो वास्तव में आपके सवाल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डीके ठाकुर साहब की। ये वही अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में 6 थाने देने की कार्य योजना बनाई थी और उसके बाद में ही आपका ट्रांसफ़र हो गया था। फिलहाल वो 6 थाने हैं। अब अगर लखनऊ की बात करें, कमिश्नर प्रणाली की बात करें, तो उसे समझना होगा। और जो लोग पुलिस से डरते हैं, सर ने आते आते सबसे पहले शुरुआत की थी, अधिकारी अपना मोबाइल उठाएं। फ़ोन उठाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब कोई फंसा होता है कहीं, दिक्कत में आदमी का फ़ोन नहीं उठता, तो सरकार ने इसकी शुरुआत की। सर अब फिर से लौटते हैं आपके पास। अगर बात करें 2020 की, 2020 बहुत ही यानी सेंसिटिव कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा वैसा रहा, चैलेंजिंग रहा है। 2020 में अगर बात करें 15 जनवरी से आज तक की, तो लखनऊ कमिश्नरेट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मिसाल हैं? देखिए, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा, कमिश्नरेट स्थापना के पीछे माननीय मुख्यमंत्री की और उत्तर प्रदेश शासन की जो मंशा थी कि अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगे, वो दोनों कमिश्नरेट में, लखनऊ में, नोएडा में लगा है। और इसको आम जनता ने भी इसको स्वीकारा है, मीडिया ने भी स्वीकारा है और इसकी सराहना की है। देखिए, क्राइम कंट्रोल होना करना सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है। लेकिन साथ ही साथ प्राथमिकता ये भी है कि आम जनता को एक रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग मिले, एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग मिले। आम जनता को लगे कि उनकी कोई बात है तो तत्काल उनको कोई सुन रहा है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश ये की है कि लखनऊ में ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग हो। कई बार शिकायत होती है कि थाने में गए, शिकायत करता गया, दरोगा जी ने, सिपाही ने, इंस्पेक्टर ने उनकी बात सही से नहीं सुनी, सही कार्रवाई नहीं की। तो हमें जब भी ऐसी शिकायत मिलती है तो हम कभी दरोगा या इंस्पेक्टर से नहीं पूछते, तत्काल हम अपने अधिकारी को वहाँ भेजते हैं। तत्काल हम अपने अधिकारी को निर्देशित करते हैं कि आप शिकायतकर्ता से बात करें। बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं, मैं खुद कोशिश करता हूँ, मैं शिकायतकर्ता से बात करता हूँ, उनको बुला लेता हूँ कि आखिर यदि पुलिस कमिश्नरेट बनाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि आम जनता को सुनवाई का मौका मिले, आम जनता को लगे कि वो सही में लोकतंत्र में रह रहे हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो रही है। उनको ये न लगे कि ये जो पुलिस है ये सामंतशाही है, फ्यूडल सिस्टम है, अंग्रेजों के पुलिस है, कि ये केवल शासन की सेवा के लिए है। माने आम जनता को यदि हम ये एहसास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि पुलिस आपके लिए है और पुलिस सेवा के लिए है, यही हमारी उपलब्धि होगी, यही चुनौती हमारे लिए है। हम अगली चुनौती जो मैं मान रहा हूँ कि अपने पुलिस के व्यवहार में सुधार लाऊं। देखिए, पुलिस के व्यवहार में सुधार लाना चुनौती है। इसलिए चुनौती, देखिए, आम पुलिस वाला हमारा एक सिपाही है, एक दरोगा है, जिस माहौल में काम करता है, जिस माहौल में रहता है, वो आप हम सब सहमत होंगे कि वो कुछ अमानवीय है। उसके वर्किंग आवर्स सही नहीं है, रेगुलर नहीं है, उसको कब खाना मिलेगा वो पता नहीं है, कैसा खाना मिलेगा वो पता नहीं है, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है, उसके रहने की प्रॉपर सुविधा नहीं है, उसको समय से छुट्टी नहीं मिल पाती है, उसका परिवार अलग अलग जगह रहता है। तो उसको यदि हमें उसके व्यवहार में चेंज लाना है तो हम लोग सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। मैं यूपी 100 जो था, जो अब यूपी 112 कहलाता है, उसमें मैं 8 महीने करीब एडीजी रहा था और उसमें मुझे मौका मिला था, वहाँ हमारे पूर्वाधिकारी थे, उन्होंने ट्रेनिंग अच्छी शुरुआत की थी। तो वहाँ जब हम लोग ट्रेनिंग दिलाते थे तो ट्रेनिंग में एक मेजर पोर्शन रहता था सॉफ्ट स्किल्स को। क्योंकि आप देखते हैं यूपी 100 को जब कॉल किया जाता है, जब पहुँचती है सबसे पहले, तो जो भी शिकायत करता रहता है उसका सबसे पहले गुस्सा उस पर उतरता है। और यदि उस गुस्से का सामना हमारे पुलिस वाले सही तरीके से ना कर पाएँ, उस गुस्से का जवाब गुस्से से दें, तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है। हम लोग वहाँ ट्रेनिंग बार बार यही कहते थे कि देखिए, आप जिसके पास गए हैं वो त्रस्त है, पीड़ित है, इसलिए आपको बुलाया है, आप उनकी सेवा के लिए गए हैं, आप ये बराबरी व्यवहार मत कीजिए। यदि उन्होंने आपसे बुरा बोला है तो आप भी बुरा मत बोलिए। ये सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग हमको अपने थानों में जो पुलिसकर्मी उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय करना पड़ेगा कि हमारे आम पुलिसकर्मियों की जो जेन्युइन समस्या है उसका समाधान करें, जिससे उनको लगे उनको भी कोई सुनने वाला है, जिससे उनको लगे उनकी समस्या की भी सुनवाई हो रही है। इसी क्रम में 2 चीज़ें मैंने अब तक की हैं। एक चीज़ मैंने, आपने देखा होगा कि लखनऊ में बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी तैनात थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। जी, सही। और वे ऑलरेडी अंडर ट्रांसफ़र थे, वो किसी न किसी वजह से लखनऊ से ट्रांसफ़र पर रिलीव नहीं हो पा रहे थे, वो लगातार परेशान थे। मैं आया, करीब 5-10 दिन के अंदर ऐसे मेरे पास मामले आए, एंड यू वॉन्ट बिलीव करीब 600-700 लोगों को हमने रिलीव कर दिया। जी। हमने कहा कि मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी यहाँ बैठा हुआ है, उसका परिवार पश्चिम बैठा हुआ है, सवेरे शाम बात करता है परिवार से कि उसके बच्चे पूछ रहे हैं, बीवी पूछ रही तुम कब आ रहे हो, कब आओगे, कब मेरे पास आओगे। वो कह रहा अच्छा आज ऐसे कमिश्नर साहब सामने पेश हुआ, कल छूट जाएंगे, परसों छूट जाएंगे।
आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे कई मामलों मेरे पास माननीय मंत्रियों के फ़ोन आते थे, करी साहब उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसको रिलीव कर दें। तो मैंने कहा मैं सबको रिलीव कर दे रहा हूँ, एक क्यों क्या, मैं सबको रिलीव कर दूँ, मैंने सबको रिलीव कर दिया। दूसरी जो अभी तक मैंने मैसेज दिया अपने कुछ कर्मियों को, जिनकी छुट्टी है जाने दो, उनको घर की समस्या को समाधान करने दो। मैं जिनकी छुट्टी करता हूँ, इंस्पेक्टर से लेके अपने आईजी तक की सबकी छुट्टी मैंने जितना मांगा सबको दिया। मैंने कहा मेरे पास अधिकारियों की कमी नहीं है, सही है, और मैं मैन पावर कमी नहीं, मैं छुट्टी दूँ, कम से कम जब हमारा अधिकारी, जब हमारा पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद रहे तो स्वस्थ माहौल में, शांत माहौल में ड्यूटी कर सके। सर एक प्रश्न अभी निकल के आया, अभी आपने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने फंड दे रखा है, बहुत अधिकारी आपके पास में, लेकिन ऐसे में जब पुलिसकर्मियों के आपके मातहतों की बात होती है तो अभी कई दिन पहले लगातार मीडिया प्रकाशित कर रहे हैं कि जो कई लखनऊ के थाने हैं जहां जो उनके आवास हैं वो जर्जर पड़े हैं, ऐसे में उनके लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं? आपने बहुत सारी समस्या उठाई है, और आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको सुनकर खुशी होगी, मैंने अपने सारे DCP, हमारे 5 DCP जोनल, उनको मैंने 3 योजना दी है। हमने आवासों को, देखिए हमारे जो थाने में हैं भवन है 2 तरह के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं बिल्डिंग, एक आवासीय होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हम थाना कार्यालय को लेते हैं, साथ ही साथ बैरक, मेस, शौचालय और स्नानागार, इनको लेते हैं। और आवासीय जो आवासीय व्यवस्था है, चाहे हमारे टाइप 1 के टाइप 2 के आवास हैं, मैंने अपने 5 DCP को बताया है कि आप 3 योजना बना के दें मुझे। नंबर 1, जहाँ पर थाने के लिए भूमि ही नहीं है, हम थानों के लिए भूमि ले रहे हैं, बहुत सारे नए थाने खुले थे आपको पता होगा, उनके लिए भूमि नहीं है। मेरी अपने जो DM हैं, जो अभी LDA के VC में, उनसे बात हो चुकी है, उन्होंने भी सहमति दी है कि आप जिस थाने के लिए जहाँ ज़मीन मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। दूसरा है कि मान लीजिए थाने में प्रशासनिक भवन बना हुआ है लेकिन वो जर्जर है, तो जर्जर है, या तो उसका मरम्मत कराया जा सकता है या उसको ध्वस्त कराना है। यदि ध्वस्त कराना है तो ध्वस्त करा करके हम, जगह खाली है तो वहाँ पर नया बिल्डिंग बना सकते हैं, या जगह खाली नहीं है तो उसको फिर हटा कर कहीं टेम्प्रेरी शिफ्ट करके उस जमीन मकान को ध्वस्त करके वहाँ नई बिल्डिंग बनाएंगे। दूसरी कार्य योजना है। तीसरी कार्य योजना है कि जहाँ पर कि छोटे मोटे मरम्मत से कार्य हो सकता है। मैंने अपने सारे DCP को कहा है कि मुझे तीनों योजना बता दें और मुझे जितना पैसा लगना है मुझसे बता दें। ये मेरा वादा है कि मैं DGP साहब से मिल करके मैं पैसा लेकर उनको दे दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात कर लूँगा, वो दे देंगे। उन्होंने मुझे खुद सहमति दी है कि आपको लखनऊ में बिल्डिंग्स के लिए, आवास के लिए जो पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। ये पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी सौगात है DK ठाकुर साहब की, उन्होंने साफ तौर पे आश्वस्त किया, और इनका आश्वस्तीकरण मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे लिए अविस्मरणीय पल थे। एक घटना मैं शेयर करूँगा सर, शायद आपको याद ना हो कि 2010 और 12 के बीच में मैं एक पुलिस पीड़ित परिवार को लेकर आपके पास आया था, और उसमें आपने उनकी वो मदद की थी जो 2 वर्षों से लगातार नहीं हो पाई थी। आज आपकी कृपा से वो लोग सब सही हैं। खैर उनकी जिनकी मदद थी उनकी तो डेथ हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें ADG रैंक का अधिकारी को जब पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, 7 जिले होते हैं, पहले जिले होते हैं, जिलों पे एक अधिकारी होता है और आंसरेबल जो होते हैं कई लोग होते हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नर बनाकर आपको ये नहीं लगता, ये बात मेरी सुजीत पांडे से भी हुई थी, मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछ रहा हूँ सर, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो चीज़ें है, वर्क जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित कर दिया गया? मैं उल्टा मानता हूँ। अच्छा, मैं उल्टा मानता हूँ। मैं कहता हूँ कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। जो लखनऊ की चैलेंजेज है, देखिए आखिर पुलिस किसके लिए बनी है? हमारे पुलिस में चाहे DGP रैंक के ऑफिसर हो चाहे ADG रैंक का, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हम उस सिस्टम को फॉलो करें, उस सिस्टम में काम करें, हम आम जनता को बेहतर से बेहतर पुलिसिंग दे सकें। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, मैंने बताया जब मैं DIG SSP रैंक पर था तो मेरे साथ डायलेमा क्या होता था, मैं ही मौके पर पॉलिसी बनाता था, मैं ही मौके पर उसको इम्प्लीमेंट करता था। यदि आज मैं आपके साथ बैठ करके 20 मिनट बात कर पा रहा हूँ तो मेरे पास ये भरोसा है कि फील्ड में मेरे ऑफिसर काम पर लगे हुए हैं। आज आपके साथ मैं बैठा हुआ हूँ तो आपने इतने देखा मेरा फ़ोन खाली है, फ़ोन नहीं आया। अभी एक फ़ोन मैंने अटेंड भी किया था, वो मेरे किसी पुलिसकर्मी का था जो दूसरे ज़िले का था। वो मुझे केवल धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया था कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरे लिए काम किया। तो मेरे अफसर मौजूद हैं। तो लखनऊ को एक ऐसे सीनियर अफसर को, लखनऊ या इस तरह के जो भी ज़िले हैं जहाँ पुलिस कमिश्नरी बनी है या बनेगी, ऐसे सीनियर अफसर की ज़रूरत है जो अपने अनुभवों के बल पर अपने मातहतों को गाइड कर सके और कार्रवाई करा सके। और न केवल यूपी में, अपितु पूरे भारत में आप जहाँ जाएंगे, सारे पूरे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, सब जगह पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है। सब जगह जो अफसर हैं वो ADG रैंक के हैं, कमिश्नर हैं। तो आप ADG बन करके ADG स्पेशल इंक्वायरी बने हुए हैं और ADG CBCID बने हुए हैं, वहाँ आम जनता की जो सेवा कर रहे हैं, और ADG बनकर पुलिस कमिश्नर की सेवा बन रहे हैं, उसमें कितना अंतर है ये आपके निर्णय पर मैं छोड़ देता हूँ। सर CBI में भी आप रहे हैं
अब अगर बात करें आपकी, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है आपसे, हमेशा जब इतना बड़ा दायित्व है सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे में परिवार को समय दे पाना एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के लिए, लखनऊ पुलिस कमिश्नर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। कैसे सर मैनेज करते हैं? हाँ, ये है, ये कैजुअलिटी है, ये कैजुअलिटी होती है। जब आप इस सीनियर पोस्ट पर रहते हैं, चैलेंजिंग पोस्ट पर रहते हैं, तो आप परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, रियली नहीं दे पाते हैं। कई बार होता है कि आप परिवार के साथ बैठे हैं तो फिजिकली बैठे रहते हैं, मेंटली कहीं आप और होते हैं, या उसी में आपको 10 कॉल आ रहे होते हैं, 10 मैसेज आ रहे होते हैं। ये समस्या जुनून है। इसका समाधान मैं एक ही तरीके से करता हूँ, जब मैं साइड पोस्टिंग में रहता हूँ मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे देता हूँ। सर ऐसे में एक और प्रश्न निकल के आता है, अगर बात करें, देखिए 25 दिसंबर तो निकल गया, आपने सोशल मीडिया पे भी अपनी बाइट दी थी, चैनल्स को भी बाइट दी थी। अब चैलेंज है 9 वर्ष के। 9 वर्ष में लखनऊ पुलिस, लखनऊ कमिश्नरेट क्या मैसेज देना चाहेगा लखनऊ वासियों से, खासतौर से उत्तर प्रदेश वासियों को, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से? देखिए, जहाँ तक नववर्ष के त्योहारों की बात है, फंक्शंस की बात है, पार्टीज की बात है, 3 बातों में जोड़ देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना काल से हम लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं। वो संकट अभी हम पर मंडरा रहा है, भले ही कम हो गया है। अभी परसों ही इसीलिए हम लोगों ने मीटिंग की थी स्मार्ट सिटी में, जिसमें कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बैठे थे और ACS रूरल डेवलपमेंट बैठे थे, हम थे, जिलाधिकारी वगैरह थे, और उसमें इस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई कि जो लखनऊ में अभी भी प्रतिदिन 200 से ज़्यादा आसपास कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या को कैसे कम किया जाए, कैसे जीरो पहुंचाया जाए। तो इसलिए हम लोग ये जोर डाल रहे हैं कि अभी भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसमें खासकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग्स पर जोर डालें। पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, करती रहेगी। तो मेरा आम जनता से, लखनऊ की जनता से अनुरोध है कि जो भी आप 31 दिसंबर को कार्यक्रम करें उसमें कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। ये थे DK ठाकुर साहब, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। अगली बार फिर 1 वर्ष पूरे होने पर हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि 1 वर्ष की उपलब्धियां क्या है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।